नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश जीके का सेट नंबर 15 और प्रादेशिक जो घटनाक्रम है उसको यहाँ पर देखेंगे, जो कि अभी हाल ही के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम जो है दोस्तों यहाँ पर बोला गया अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो अमृत सरोवर का दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है उद्घाटन, याद रखिएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पीईटी के 2022 वाले में शिफ्ट नंबर 2 और 16/10/2022 में पूछा गया है, ठीक है। और अमृत सरोवर का जो उद्घाटन हुआ उत्तर प्रदेश के राज्य में किया गया है। और याद रखिएगा 23 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं, कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी जी, इन्होंने दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री यानी स्वतंत्र देव सिंह जी, भारत के पहले दोस्तों अमृत सरोवर का उद्घाटन इन्होंने किया। और कहाँ किया? रामपुर में किया। कहाँ किया? रामपुर में किया। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में जो है 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो आप सीधे ही संपूर्णानंद से ही पकड़ सकते हैं कि वाराणसी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में कितना 1800 करोड़ रुपए की योजना का दोस्तों उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है वाराणसी में, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पीईटी के 15/10/2022 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है वो बताना है। तो पहला यहाँ पर देखेंगे, पहला बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में दोस्तों अधिक विकसित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, ये भी बात सही है। इसका कारण ही यही है दोस्तों कि यह जो क्षेत्र है हरित क्रांति का दोस्तों शुरुआत में अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इसी क्षेत्र को दोस्तों इसको चुना गया था, यानी कि दोनों बात यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 1 और 2 दोनों जो दिया हुआ है ये राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हरित क्रांति के प्रभाव से इन जो भी क्षेत्र हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में दोस्तों उत्पादन बढ़ा, जिससे कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया। और इसके साथ ही राज्य के अधिकांश औद्योगिक व्यवसाय भी जो है वो सभी पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हुए हैं, और जिससे कि यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक जो है समृद्ध है या फिर कहिए वृद्धि कर चुका है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा दोस्तों जो है विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में किया गया? ये क्वेश्चन आपका यूपी पीएससी स्टाफ नर्स वाले एग्जाम में आया था। तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय ये करंट है, इसलिए ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि 2-4 साल के आसपास का जो भी हुआ है वो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। मेन चीज़ वैसे करंट आपका दोस्तों 6 महीने 1 साल तक का ही आपको रीड करके जाना चाहिए। वैसे मेन जो हुआ है वो 2-4 साल का भी आप देख लें। तो मेरठ याद रखिएगा, मेरठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कितने करोड़ रुपए? 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में की गई। यह उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है, और ज्ञात है कि दोस्तों 2018 में यह देश का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में खोला गया। याद रखिएगा 2018 में पहला जो खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में खोला गया है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्रांस के सहयोग से एक वृहद दोस्तों जो है सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इनमें से किस जिले में किया गया है? मिर्ज़ापुर जिला में हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। और किसके हेल्प से हुआ है? ये फ्रांस के हेल्प से हुआ है, ठीक है। एक वृहद ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुआ किसके? फ्रांस के सहयोग से हुआ, याद रखेंगे। और ये जो मिर्ज़ापुर का जगह है इसका नाम है दादर कला। क्या नाम है? दादर कला गांव में फ्रांस के सहयोग से कितने 75 मेगावाट का बृहद दोस्तों जो है
सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। फ्रांस के तत्कालीन उस समय के दोस्तों राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसकी कुल लागत जो है वो 650 करोड़ रुपए और 5 लाख यूनिट जो है बिजली प्रतिदिन उत्पादित होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? दूसरा है भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दोस्तों जो मुरादाबाद है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि प्रदूषक यानी अगर बात करेंगे डेसिबल में तो जानते हैं नापते हैं, तो यहाँ पर 114 जो है डेसिबल शहर जो है दोस्तों भारत का जो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है ये। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन है? फर्स्ट पर कौन है? बांग्लादेश का ढाका शहर है। कौन है? बांग्लादेश का दोस्तों ढाका है। राजधानी है जानते हैं, मुद्रा है टका और राजधानी है ढाका। उसके बाद मुरादाबाद है दूसरे नंबर पर, याद रखिएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्रख्यात जो है पद्मश्री व्यक्ति नहीं है? नहीं वाला बताना है, ठीक है। ये आपका UPPSC हस्बेंड्री मेडिकल ऑफिसर वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो आधुनिक युग की जो मीरा है, यानी कि अगर बात करेंगे महादेवी वर्मा जी, इनका दोस्तों जो जन्म हुआ है वो फर्रुखाबाद में हुआ है और भारत सरकार ने इन्हें जो है क्या क्या देखिए पद्मश्री नहीं मिला हुआ, क्या है? पद्म एक तो भूषण मिल चुका है और इनको विभूषण मिल चुका है। भूषण और विभूषण मिल चुका है, पद्मश्री से सम्मानित नहीं है, ठीक है। वर्ष 2023 में अगर बात किया जाए तो कुल 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें से 6 जो है पद्म विभूषण और 9 दोस्तों जो है पद्म भूषण, जबकि 91 पद्म जो है श्री दिया गया है पुरस्कार, ठीक है। याद रखिएगा 106 लोगों को 2023 में मिला। नेक्स्ट बात करेंगे, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में चौथे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? ये क्वेश्चन आपका 2021 का है और ROARO का जो मेंस हुआ था उसमें आपका ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ आपका किया है वो मिजोरम ने किया है। ध्यान से सुनेंगे, दिसंबर 2021 का, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में छोटे राज्यों की श्रेणी में यहाँ पर दोस्तों जो है मिजोरम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ठीक है। जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल व तमिलनाडु, केरल और दोस्तों जो है तमिलनाडु दोस्तों जो है ये बढ़िया बेहतर प्रदर्शन किया इन्होंने, ठीक है। और इस सूचकांक के द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दोस्तों स्वास्थ्य परिणामों में आपका साल दर साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया? किसको कचरा के लिए किया गया? तो अलीगढ़, याद रखिएगा अलीगढ़। तो ये क्वेश्चन आपका ROARO में पूछा गया 2021 के मेंस में, ठीक है। आवास एवं शहरी मंत्रालय के जो मामले होते हैं, मामले के मंत्रालय द्वारा जारी है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट आया था। इसमें उत्तर प्रदेश का दोस्तों कचरा मुक्त शहर जो है श्रेणी में आप जानेंगे कौन कौन सा था। तो यहाँ पर आपका नोएडा था, कौन था? नोएडा था, अलीगढ़ था, उसके बाद आपका गाजियाबाद था, उसके बाद आपका झांसी था और लखनऊ था। तो ये कुछ जो है लाइन से ये लोग थे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 फिर आ गया उसी से क्वेश्चन, ये आपका ROARO मेंस में फिर पूछा गया था। और यहाँ पर पूछा जाए उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये 6वां स्थान प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश को, याद रखिएगा। अब इसके अनुसार 2022 का पूछा जा सकता है, तो 2022 में उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान मिला है, 10वां स्थान मिला है। जबकि अगर बात करेंगे प्रथम स्थान पर कौन है? इंदौर। इंदौर दोस्तों जो है
इंदौर जो है प्रथम, एमपी का जो है ये प्रथम स्थान पर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उसमें गाजियाबाद प्रदेश का पहला स्थान पर ये था, और देश में 12वां स्थान पर ये था। कौन? गाजियाबाद। ठीक है। अगर बात करेंगे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी, कानपुर और कानपुर का जो है आगरा और कानपुर का नंबर था। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 का दोस्तों बात हो रही है। अपने अधिसूचना की तिथि से कितने वर्ष के लिए वैध है? ध्यान दीजिएगा क्या बात हो रहा है। यहाँ पर बात हो रहा है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति जो है 2020 अपने अधिसूचना की तिथि से कितने, मतलब जो भी अधिसूचना है इससे कितने साल तक, 5 साल तक दोस्तों जो है वैध है, 5 साल तक के लिए वैध है। ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश इस नीति के अंतर्गत आच्छादित है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 है, इससे आच्छादित है संपूर्ण उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जो है ये प्रभावी जो ये नीति है ये प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक नोडल दोस्तों संस्था नामित की गई है, और यह संस्था राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम के सतत विकास हेतु एक नीतिगत वातावरण के सृजन हेतु उत्तरदायी है। यह इकोसिस्टम के सभी हितकारी जो हितधारक हैं इनके साथ संपर्क हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगी। तो 5 साल के लिए वैध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया जो है क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपका यूपी जो है पीएससी के जो है एसीएफ और आरएफओ का जो मेंस होता है उसमें पूछा गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये वाराणसी कैसे हो गया। तो ये बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र। ठीक है, फिलीपींस के लॉस बानोस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, इसका नाम है IRRI का दक्षिण एशियाई केंद्र वाराणसी में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, जो चावल की उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन की लागत में कमी करने तथा किसानों के कौशल में वृद्धि के माध्यम से उनकी आय बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI चावल की किस्मों के विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है, जिसे हरित क्रांति में जिसने दोस्तों अहम योगदान दिया था। अगर बात करेंगे 1960 में स्थापित इस केंद्र में चावल के जो जीन बैंक के साथ चावल की 1.25 लाख से ज़्यादा किस्में हैं। अगर बात करेंगे जिन्हें 100 देशों से इकट्ठा किया गया है। ठीक है, कितने लाख? ये दोस्तों आपका 1960 से स्थापित है ये केंद्र। कौन कौन सा? IRRI यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये फिलीपींस जो है के लॉस बानोस में ये स्थित है। इसका दक्षिण एशियाई जो है क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी बनाए गए हैं। जिन्हें अगर बात करेंगे चावल 1960 वाला ये है स्थापित, और 100 देशों से जो है 1.25 लाख से ज़्यादा किस्में इकट्ठा की गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या कितनी है? ये आपका 2021 के पेपर में यूपी पीएससी के वही एसीएफ और जो है आरएफओ का मेंस हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 10 यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों की जो है इसमें अभिसंख्या, तो अभिसंख्या दोस्तों 17 हो चुकी है। ठीक है, स्मार्ट सिटी की जब संख्या पूछेगा तो 17 आप याद रखिएगा। 4 और ऐड हुआ है। ठीक है, और इसमें 4 जो ऐड हुआ है उसमें अयोध्या, गोरखपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद है। ठीक है, अगर बात करेंगे मथुरा, वृंदावन, मेरठ और शाहजहाँ, ये सब आपके टोटल 7 और ऐड हुए हैं, जबकि 10 और 7 17 हो चुका है। उस समय के अनुसार क्वेश्चन का आंसर 10 हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ये क्वेश्चन पूछा गया आपके वही एसीएफ और आरएफओ के एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नगरों की सर्वाधिक जो है
संख्या है। तो ये तो पूछना ही नहीं है, गंगा के किनारे आपका वाराणसी, प्रयागराज से लेकर के कानपुर इत्यादि, गाजीपुर बहुत सारे हैं, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर, बलिया, कन्नौज है, बिजनौर है, ये सब है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका यूपी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी की जो श्रेणी में स्वच्छ गंगा शहर का दर्जा हरिद्वार को मिला है, याद रखिएगा। इसके बाद वाराणसी और ऋषिकेश का स्थान है, जबकि 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा के किनारे बसे शहरों में पहले स्थान पर बिजनौर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफेंस एक्सपो 2020 यानी 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ये भी आपका एससीएफ और आरएफओ के एग्जाम में पूछा गया है, लखनऊ में किया गया है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में? लखनऊ में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आयोजन 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया। डेफ एक्सपो 2020 भारत में आयोजित होने वाली अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी रही, जिसमें पंजीकरण कराने वाली कंपनियों की संख्या 1000 तक पहुंच गई तथा प्रदर्शन के जो प्रदर्शनी थी, इसमें दोस्तों भाग लेने वाली विदेशी कंपनी की संख्या 165 हो गई, 165। अगर बात करेंगे 2022 का, तो 2022 में डिफेंस एक्सपो हुआ है 2022। इसका आयोजन जो हुआ है, एग्जाम में आ सकता है, गुजरात में हुआ है, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। 8 से लेकर 22 अक्टूबर तक किया गया। और डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम पाथ टू प्राइड, यानी कि दोस्तों पाथ टू प्राइड दोस्तों इसका थीम रहा। और अभी अगर आ जाएगा तो 22 वाला, तो गुजरात याद रखेंगे, गांधीनगर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश बजट 21-22 की बात यहाँ पर हो रही है में शामिल की गई? तो देखिए, अगर यहाँ पर आपका 21 की बात किया जा रहा है 21 से 22 में, तो आप 22-23 और आपका जो है जो भी करेंट के क्वेश्चंस रहेंगे उनको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी के दोस्तों प्री के एग्जाम में 2021 के। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आत्मनिर्भर जो है कृषक संभवित विकास योजना, ये दोस्तों उसमें था कि नहीं? ये बजट 2021-22 में शामिल किया गया कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री सक्षम जो है सुपोषण योजना, तो बिल्कुल है। और मुख्यमंत्री जो है प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये गलत है और पहला गलत है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर पहला सही था, दूसरा और तीसरा ये वाला गलत है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित दोस्तों जो है विकास योजना, ये तीनों हैं, जबकि चौथा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का दोस्तों वित्तीय, ये कब शुरू हुआ था किसानों को जो है दोगुना करने का? 2017 से लेकर के 2022, ये 5 साल में करना था। ठीक है, चलिए फिर से पढ़ देते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में आत्मनिर्भर कृषक जो है समन्वित विकास योजना हो गया, ये प्रारंभ किया। इस योजना के लिए दोस्तों जो है कितने करोड़? यहाँ पर 100 करोड़ रुपए दोस्तों प्रस्तावित किए गए थे। और बात करेंगे 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री दोस्तों जो है सक्षम जो है सुपोषण योजना, ये प्रारंभ किया गया। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों जो केंद्र हैं, इस पर दोस्तों रजिस्टर्ड 6 महीने से 5 साल तक के आयु के जो बच्चे हैं एवं एनीमिया ग्रस्त 11 से लेकर के जो 14 साल तक के स्कूली जाने वाली बालिकाएं हैं, इनको दोस्तों जो है ड्राई राशन के साथ साथ अन्य पोषक तत्व प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के लिए भी 100 करोड़ का दोस्तों जो है निर्धारित किया गया था। और मुख्यमंत्री देखिए प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास जो है योजना, इसके आधार पर बजट 2021-22 में इसको भी रखा गया। और इस योजना की शुरुआत
और इस लक्ष्य से किया गया था कि लॉकडाउन के समय में जो प्रवासी मजदूर अपने राज्य में विभिन्न राज्यों से वापस लौट रहे थे उन्हें रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए भी दोस्तों जो है कितना 100 करोड़ रुपए दोस्तों जो है की व्यवस्था की गई थी। अगर बात करेंगे युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये दोस्तों 2021 और जो 20-21 वाला बजट है इसमें रखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये वाला नहीं होगा, यानी यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ये 1, 2, 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो सरस आजीविका मेला जो है ये आपका हुआ था नोएडा, यूपी का नोएडा। ध्यान सुनिएगा, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन है जो है नोएडा में कब हुआ था। नोएडा शहर में 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 के बीच रखा गया। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। सरस आजीविका मेला 2023, अगर 23 का आ जाएगा क्योंकि अब तो 21 बीत चुका है तो यहाँ पर 22 का भी छोड़िए 23 का आ जाएगा तो याद रखिएगा 17 फरवरी, कब 17 फरवरी से 5 मार्च, ये भी याद रखेंगे 5 मार्च नोएडा में ही मनाया गया है। इस बार पर्यटन, परंपरा और कला एवं संस्कृति था, याद रखिएगा इस बार जो थीम आपका पर्यटन, परंपरा, कला एवं संस्कृति था। तो ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना है, नोएडा में ही फिर मारना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का जो है मापदंड नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो देखिए इसके लिए दोस्तों जो है कौन सा इसका मापदंड नहीं है, तो आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष होना चाहिए स्वरोजगार योजना के लिए, तो बिल्कुल ये वाला बात सही है। अगर बात करें न्यूनतम हाई स्कूल पास होना चाहिए प्रमाण पत्र, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा यानी सी वाला देखिए किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। जो यहाँ पर गलत है वो है देखिए भारत के किसी भी राज्य के नागरिक, भारत के किसी भी राज्य का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए ना, यही गलत है, बाकी सब आपका सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 यानी 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले पर शीर्ष पर है। तो इनमें से आपको बताना था, तो नोएडा जो है शहर दोस्तों शीर्ष पर है, ध्यान से सुनेंगे। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक्स एंड जो है स्टैटिक्स दोस्तों डिवीज़न द्वारा दोस्तों जो जारी किया गया है उत्तर प्रदेश जो है स्टैटिकल्स रिपोर्ट 2020, इसके अनुसार बताया जा रहा है कि मार्च 2020 में राज्य की जीडीपी में प्रति व्यक्ति आय के मामले में नोएडा गौतम बुद्ध नगर दोस्तों शीर्ष पर है या ऊपर है सबसे। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति जो है आय में 3 साल में लगभग 30% की दोस्तों क्या हुआ है वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले 5 जिले जो है में से 4 जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के जो है दोस्तों पश्चिम में है, मतलब 5 में से 4 जो है वो पश्चिम वाले ही हैं। ठीक है, मेरठ जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है राजधानी लखनऊ से भी अधिक है, ये भी याद रखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शीर्ष कौन कौन थे, तो पहले मैंने बताया कि नोएडा था, फिर उसके बाद आपका मेरठ, फिर आगरा, फिर लखनऊ, फिर एटा। ठीक है, और सबसे नीचे था बलरामपुर, फिर आपका दूसरे बहराइच था, फिर जौनपुर था, फिर प्रतापनगर, फिर आपका प्रतापगढ़, फिर उसके बाद बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराना क्वेश्चन है तो वो ज़्यादा ध्यान का नहीं देना है आप उसको। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो बोला जा रहा है डिफेंस के लिए, क्या बोला है, डिफेंस कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में क्या हुआ, निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम का समझौता। तो ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है दोस्तों
डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये दोस्तों इसने दोस्तों जो है क्या किया है, इसने सरकारी उद्यम समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम यानी गवर्नमेंट इंटरप्राइज दोस्तों जो है भारत सरकार डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDC, इसी को फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट में लिखते हैं, इसने MOU यानी कि अगर बात करेंगे समझौता ज्ञापन दोस्तों इसने हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्देश्य भारत जो है एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता जो है इसको कम करना है। इसमें 6 नोड्स हैं, मतलब कौन कौन से हैं यहाँ पर, अलीगढ़ है, फिर आगरा है, फिर कानपुर है, चित्रकूट है और आपका झांसी और लखनऊ है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये दोस्तों को राज्य में विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर इस परियोजना को जो है निष्पादित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। सरकार ने तमिलनाडु में एक और रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित किया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार, ये देखिए कई बार यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएंगे आप, ये केबल कार आ जाएगा ना तो कई लोग वाराणसी वाला चूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए पहले जो किया गया उसको ध्यान देंगे, वाराणसी में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन दोनों याद रखिएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? वाराणसी में चालू नहीं हुई है, वाराणसी में ऐसा पास किया गया, बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो आपका जाएगा आपका स्टेशन से लेकर के और वहाँ तक, कहाँ तक, गंगा दर्शन के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग, गोदौलिया तक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर केबल कार दोस्तों निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुआ है? याद रखिएगा मिर्ज़ापुर में प्रारंभ हुआ है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, 2 अगस्त जो है 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार केबल कार सेवा मिर्ज़ापुर जनपद से शुरू की। यह विंध्याचल धाम के पवित्र त्रिकोण में जो है काली खो में दोस्तों प्रारंभ की गई और यह रोपवे है। ये परियोजना 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग दोस्तों जो है 199 मीटर जबकि दूसरा भाग 102 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों यानी लैंड होल्डिंग्स जो है की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की थी। इस यूनिकोड में कितने अंक हैं? एक दोस्तों यूनिकोड दिया था, उस यूनिकोड में मतलब भूमि जोतो लैंड होल्डिंग के लिए इसमें पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा किया था। इस यूनिकोड में दोस्तों कितने अंक है याद रखिए। तो जो भी यूनिकोड होता है 16 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 यहाँ पर राइट आंसर। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों की यूनिकोड की घोषणा की थी। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों के मामले की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के जाल में से फंसने से बचाना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी, ध्यान दीजिएगा 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्रों के संवर्धन हेतु खालिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। किसके साथ? तो दोस्तों ये जो समझौता हस्ताक्षर हुआ है किसके साथ हुआ है आपको बताना है। तो ये जो समझौता हुआ है वो अमेज़न या अमेज़न कुछ भी आप पढ़ते हैं, अमेज़न पढ़ते हैं, कई लोग अमेज़न पढ़ते हैं। तो उसके साथ दोस्तों ये जो है आपका हस्ताक्षर हुआ है, MOU साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु अमेज़न के जो साथ ये हस्ताक्षर किया है ज्ञापन, और भारत के खादी को बढ़ावा देने के लिए 1956 में दोस्तों जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के तहत इसे वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो अमेज़न याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में खालिस्तान के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। कन्या सुमंगला योजना
किस चीज़ के लिए, किसके प्रचार के लिए दोस्तों किया गया था? तो लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया हुआ है। अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों के जो लड़कियां हैं, बालिका हैं, बेटियों के पैदा होने से लेकर के उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार द्वारा किया जाएगा तथा बेटियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फरवरी 2000। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को रुपए कितने दिए जाते हैं याद रखिएगा। ये जो दिया जाता है वो आपका 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है, ठीक है। और 2023-24 के लिए जो है 10-50 यानी कि आप बात करेंगे 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था का दोस्तों मतलब किया गया है, ठीक है। और सामूहिक विवाह योजना के लिए जो है 600 करोड़ रुपए दोस्तों प्रस्तावित है। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लें जो कि अभी आ सकते हैं, करंट के हैं। जिसे फरवरी 2023 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश, अब का जो क्वेश्चन है ये आगे के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फरवरी 2023 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 23-24 का आकार कितना है, पूछा जा रहा है कितना आकार है। तो याद रखिएगा 6.90 लाख करोड़, ठीक है। 6.90 दोस्तों जो है लाख करोड़ रुपए बजट है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। और इन जो आगे के जो क्वेश्चन अभी आने वाले हैं इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए, देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश का जो योगदान है 10 लगभग दोस्तों 8 से अधिक प्रतिशत, ठीक है। इतना जो योगदान 8 से अधिक प्रतिशत का योगदान उत्तर प्रदेश का जो है योगदान है किसमें, देश की जीडीपी, भारत की जीडीपी में, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य सरकार की योजना है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, तो ये है उत्तर प्रदेश का, किसका है, ये उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे इसके अंतर्गत दोस्तों जो है 45 जो है मेडिकल कॉलेज से ये आच्छादित किया मतलब बन चुका है। और 14 जनपद में मेडिकल कॉलेज मतलब अभी निर्माणाधीन है और बनेंगे। और 6 जनपद में दोस्तों स्थापना आपके पीपीपी मॉडल पर किया जा रहा है, मतलब 16 जनपद में। यानी बात करेंगे अभी दोस्तों 45 जनपद में मेडिकल कॉलेज हैं, 14 दोस्तों अभी मेडिकल कॉलेज निर्माण हो रहा है और 16 जनपद दोस्तों ये आपके पीपीपी मॉडल पर ये किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, क्या नाम है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है। तो कितने राशि, 5 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है। तो इसमें दोस्तों अगर यहाँ पर क्या मृत्यु हो जाती है या दिव्यांगता हो जाता है तो इसमें 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का जो बजट है के अनुसार सबसे कम राशि किस क्षेत्र से आती है। तो इस मतलब ये कहाँ से पैसा सबसे कम आता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ऋण एवं अग्रिम की वसूली जो है इससे सबसे कम पैसा आता है। तो इसमें आप चाहें तो कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कितना परसेंट आता है, तो ये आपका जो है यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में 71 दोस्तों। तो ये आपका 3.5 राजस्व यहाँ से आता है। और आपका दोस्तों जो है लोक लेखा जो है शुद्ध वाला इसका 0.8 आता है। और यहाँ पर दोस्तों ऋण एवं जो है वसूली अग्रिम की वसूली इसका 0.4 आता है, 0.4%। तो सबसे कम यहीं से आता है, ठीक है। और अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा में तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है और स्वयं का कर राजस्व जो है ये सब सबसे ज़्यादा में आते हैं।
यानी स्वयं का कर, यानी दोस्तों स्वयं का कर दोस्तों 38.8% लगभग। फिर उसके बाद केंद्रीय कर वाले दोस्तों जो है में राज्यांश जो है वो आपका 27% के लगभग में, या 38%। और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान दोस्तों जो है लगभग 15% यानी 14.9%। तो ऐसा कुछ ये है मॉडल। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में, इसके अनुसार सर्वाधिक अंश किस क्षेत्र से आता है। तो अभी मैंने इसके बारे में बात किया कि जो पूंजीगत परिव्यय है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर बात करें सर्वाधिक किस क्षेत्र से दोस्तों जो क्या है खर्च होता है, खर्च पूछा जा रहा है, सर्वाधिक अंश किस क्षेत्र में खर्च होता है, तो पूंजीगत परिव्यय में खर्च होता है सबसे ज़्यादा। अगर बात करेंगे यहाँ पर खर्च की, तो यहाँ पर दोस्तों पूंजीगत परिव्यय में 21.7 जो है ये आपका खर्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि सब्सिडी में कितना जाता है, तो 3.9 जाता है। देखिए कितना कम है सब्सिडी में। ठीक है, और अगर इसी में पूछ लिया जाए पेंशन में कितना जाता है, पेंशन में 12.1 जाता है। ठीक है, अगर इसी में ब्याज से पूछ लिया जाए तो 7.4% जाता है, खर्च होता है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई। तो देखिए भैया बताया जा रहा है डाटा के अनुसार कि 4.2% दोस्तों जो है बेरोजगारी हो गई है। लेकिन अब धरती पर क्या है वो तो आपके और नेक्स्ट आंकड़े आने के बाद 2023-24 के तभी पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो बेरोजगारी का बहुत ही ऊपर चल रहा है, लेकिन डाटा के अनुसार आपको याद रखना है 4.2। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंतल कितना निर्धारित था। तो 2022-23 का दोस्तों जो है वो आपका 2015 रुपया निर्धारित था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा गेहूं का प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015, धान का दोस्तों जो है 2000 आपका 40 और ए ग्रेड है तो अगर 2060 है ये। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि बात करेगा तो 188.4 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 में निर्माण कामगार की मृत्यु, विकलांगता, सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत दोस्तों कर कौन सी नई योजना बनाई गई है। ये सबको मिला करके एकीकृत करके कौन सी योजना बनाई गई है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना ये बनाया गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दुर्घटना में मृत्यु 5 लाख रुपए मतलब इसका दिया जाएगा, और सामान्य मृत्यु अगर होता है तो 2 लाख। अगर देखिए 5 वर्ष तक के जो मासिक किस्त है इसके रूप में मिलेगा 5 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए दोस्तों जो है 2 वर्ष के मासिक किस्त के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा पूर्ण स्थायी दिव्यांगता के लिए 4 लाख रुपए। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान है। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 है इसमें ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए जो नई योजना है कितनी राशि का प्रावधान है। तो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था की बात हो रही है, यहाँ पर दोस्तों जो है 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। संस्कृत जो है विद्यालयों में परिसंपत्तियों के सृजन हेतु 100 करोड़ रुपए दोस्तों, और समग्र शिक्षा अभियान हेतु जो है आपका 20,255
मतलब 20,255 दोस्तों 255 करोड़ रुपए इसके लिए भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर जो है राइजिंग इंडिया यानी PM श्री के क्रियान्वयन हेतु 510 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ आपके किए गए हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु 19 राज्य विद्यालय हैं, एक मुक्त विद्यालय जो कि आप जानते हैं राजश्री टंडन वाला, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे जो कि यूपी से रिलेटेड थे। 15 वीडियो में हमने इसको कवर किया। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।